हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो हम लोग पॉलिटी की अगली क्लास में विधेयक पढ़ रहे थे, विल, और विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। तो विधेयक में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखो कहाँ तक पहुँचे थे। विधेयक में हम लोग पढ़ रहे हो, एक चैप्टर का नाम है जो पढ़ रहे हो, क्या नाम है उसका? विधायन, है ना? विधायन चैप्टर में विधेयक पढ़ रहे हो। विधायन एक चैप्टर है पॉलिटी का, और इसमें पढ़ रहे हो विधेयक। एक बार देख लो फिर से कि हम लोग हो कहाँ और क्या पढ़ना है। तो विधायन चैप्टर में विधेयक पढ़ रहे हो, अर्थात कानून बनने की प्रक्रिया, भारत में कानून कैसे बनते हैं इस बात को पढ़ रहे हो, है ना? बड़ी बारीकी हम लोगों ने सीखी है, एक एक चीज को गहनता के साथ पढ़ा है। आगे भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पॉलिटी ज़्यादा है नहीं, फिर भी स्लो स्लो पढ़ेंगे। ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, तो फिर भी हम लोग पॉलिटी अपनी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ नहीं पढ़ाएंगे पॉलिटी। ठीक है? तो अपने नोट्स अच्छे से बनाते रहना। अब ध्यान से सुनो। विधेयक में हमने बताया था कि सामान्यतः विधेयक दो प्रकार के होते हैं, पेश किए जाने के आधार पर और विषय वस्तु के आधार पर। एक बार देख लो, विधेयक में पढ़ रहे थे कि विधेयक सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, पेश किए जाने के आधार पर और पेश किए जाने के आधार पर विधेयक, पेश किए जाने के आधार पर विधेयक, और नंबर दो था विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर, है ना? पेश किए जाने के आधार पर विधेयक हम लोगों ने पढ़ा है। पेश किए जाने के आधार पर विधेयक दो प्रकार का होता है, एक होता है सरकारी विधेयक, एक सरकारी विधेयक है जिसे बहुत अच्छे से पढ़ा है, और दूसरा होता है गैर सरकारी, अर्थात गैर सरकारी का मतलब है जो कानून सरकार ना बनाए, ऐसे कानून को कोई और बनाए। तो ऐसे कानून को बनाने के लिए जो विधेयक आएंगे, अर्थात सरकार के अलावा कोई और व्यक्ति अगर विधेयक लाता है तो गैर सरकारी है, और सरकार के लोग लाते हैं तो सरकारी। तो पेश किए जाने के आधार पर दो प्रकार के विधेयक पड़े थे, है ना? सरकारी गैर सरकारी में बहुत डिटेल में हमने अंतर बताया है कि सरकारी विधेयक क्या है, गैर सरकारी विधेयक क्या है। पेश किए जाने के आधार पर हमारे विधेयक कंप्लीट हो गए। आज पढ़ना है विषय वस्तु के आधार पर। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे चीजें, नोट्स बनाते रहना, क्योंकि अब जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो उसमें पॉलिटी नहीं पढ़ाएंगे, यहीं आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अपने नोट्स बनाते रहना या फिर क्लास को ध्यान से देखते रहना, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है? इसलिए हम कोई कमी, देखो आप जितना एग्जाम में पॉलिटी आएगी वो तो लगभग कवर हो गई है। सामान्यता नॉर्मली जितने संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतना संविधान आपने पढ़ लिया है। अब आप कहोगे सर जी तो फिर ये क्यों पढ़ा रहे? ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कभी यहां से प्रश्न बन सकता है ना? क्योंकि आपको एक बार पढ़ना है, दरोगा का भी एग्जाम देना है, तो हम कोई इस विषय से संबंधित कमजोरी नहीं छोड़ना चाहते, कोई हमारी ऐसा वीक पॉइंट ना बचे जिससे कि हमें दिक्कत हो। वही संविधान पढ़ भी लिया और क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे, है ना? तो छोटी छोटी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं आराम से। ऑफलाइन क्लास जब तक आरंभ नहीं होती, 2-4 दिन में आपकी ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएंगी, है ना? आपको मैसेज भी ग्रुप में पहुंचा होगा कि क्लास कब से आरंभ होगी। तो बात समझ आई आपको कि तो हम आराम आराम से पढ़ेंगे। विधेयक जब कंप्लीट हो जाएगा तो विधेयक के बाद समितियां पढ़ लेंगे, 1-2 दिन समितियों में लगा देंगे। समितियों के बाद हम लोग कैग पढ़ेंगे, महान्यायवादी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा। फिर हम लोग मुख्य आयोग पढ़ लेंगे, जैसे निर्वाचन आयोग है ना, वित्त आयोग है,
नीति आयोग है, इनसे भी पढ़ लेंगे। फिर इस पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। पॉलिटी बचा नहीं है कुछ, बस हम बारीकियां आपको सिखा रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ चीज़ों को समाप्त ना करो, चीज़ों को सीखते हुए पढ़ो। मैं ये चाहता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हों, आपके जो सोचने का नज़रिया है वो अच्छा हो, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाओगे। भाई विधेयक क्या है, कैसे भारत में कानून बनता है, कितनी अच्छी अच्छी बातें आपने सीखी हैं। भले ही प्रश्न यहाँ से ना बने, वैसे बनता पूछ लेता है सामान्यता, भले ही प्रश्न ना बने, कम से कम हमारी समझ तो विकसित होगी, अंडरस्टैंडिंग पावर तो हमारी बढ़ेगी, ठीक है। भाई हम भारत के नागरिक हैं तो ये चीज़ें जानते रहें। तो देखो, हम लोग पेश किए जाने के आधार पर विधेयक कंप्लीट कर चुके हैं, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी, डिटेल में पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पिछली वीडियो देखिए। आज पढ़ना है विषय वस्तु के आधार पर, और आज कंप्लीट नहीं होगा, विषय वस्तु के आधार पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे, 2-3 दिन लगेंगे, ठीक है। एक एक विधेयक पढ़ेंगे। तो जो पेश किए जाने के आधार पर विधेयक है ये पढ़ चुके हैं, आज पढ़ना है विषय वस्तु के आधार पर, ठीक है। विषय वस्तु के आधार पर विधेयक, तो एक बार देख लो कि विषय वस्तु का मतलब क्या है। विषय वस्तु के आधार पर मतलब, विषय वस्तु का मतलब है कि विधेयक कौन कौन से विषय से संबंधित आ सकते हैं। भाई विषय वस्तु का मतलब क्या है कि कानून बनने अगर आएगा संसद में, कोई विधेयक अगर संसद में आ रहा है तो संसद में विधेयक आएगा। हाँ सर, संसद में विधेयक आएगा, तो विधेयक जब कानून का रूप धारण करेगा तो वह विधेयक किस किस विषय से संबंधित हो सकता है। भाई कानून यहाँ किसी विषय से संबंधित होंगे ना, वो कानून किस एरिया से है, वो कानून क्या पता वो कानून हमारी नागरिकता से संबंधित हो, ये भी एक विषय है। विषय का मतलब ये नहीं है कि हिंदी अंग्रेजी गणित, ये तो विषय है ही। विषय का मतलब ये है कि वह किस क्षेत्र से है, वह कानून किस लिए बन रहा है ना। तो कानून जिसके लिए बन रहा है तो वो विधेयक उस विषय की, कहते हैं ना, हम इस विषय की बात नहीं करते, हम इस विषय की बात नहीं करते। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि विवाद मेरा विषय नहीं है, हम विवादों से बहुत दूर रहते हैं। तो बातें ये नहीं है कि हिंदी रीजनिंग गणित यही विषय है, हर चीज वो विषय होती है ना, जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा सके, उसे वो विषय कहते हैं। विषय क्लियर है बातें। तो विधेयक विषय वस्तु के आधार पे, अर्थात विधेयक संसद में आएगा तो कौन कौन सी चीजों को लेकर आ सकता है, उनका विषय क्या क्या हो सकता है। भाई क्या विधेयक हम सिर्फ नागरिकों को अधिकार ही दे सकते हैं, क्या यही विषय हो सकता। क्या विधेयक में हम किसानों के लिए ही कानून बना सकते, क्या किसान विषय ही हो सकते हैं। तो विधेयक में कुछ भी विषय हो सकता है ना, विधेयक में किसी की भी बात की जा सकती है, कुछ भी। भाई विधेयक में भारत के विकास की भी तो बात की जा सकती है, ये भी एक विषय ही है। विधेयक में भारत में मान लो सड़क बननी है तो भारत में सड़कों की बात उस विधेयक में की जा सकती है, तो सड़कों का भी एक विषय ही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है विषय वस्तु के आधार पर विधेयक सामान्यता किस किस विषय को लेकर, सामान्यता किन किन चीजों को लेकर विधेयक संसद में जा सकता है, किन किन चीजों को लेकर हम कानून बना सकते हैं सामान्यता संविधान के अनुसार। वैसे तो किसी भी चीज को विधेयक का रूप दे सकते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार कौन कौन सी चीज संविधान ने बांट दिया है, कहा है कि आप इन्हीं चीजों पर कानून बना सकते हैं। किन किन पर देखो, बोले या तो विषय वस्तु के आधार पर विधेयक, बोले प्रकार नहीं है इसके, 3-4 लगभग प्रकार है, प्रकार निश्चित नहीं है। पेश किए जाने के आधार पर प्रकार निश्चित थे 2 प्रकार, यहाँ प्रकार निश्चित नहीं है, तो हम यहाँ 3-4 प्रकार पढ़ा देंगे। विषय वस्तु के आधार पर विधेयक पहला पढ़ेंगे हम साधारण विधेयक। पहले आप नाम सुन लो, फिर थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ा देंगे। साधारण विधेयक पढ़ेंगे, साधारण विधेयक अनुच्छेद 107 में पढ़ेंगे।
उसके बाद विषय वस्तु के आधार पर एक और टाइप आएगा विधेयक का, धन विधेयक। बहुत नाम सुना होगा धन विधेयक का। और धन विधेयक की परिचर्चा 2 अनुच्छेदों में हुई है, अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110। 2 अनुच्छेद यहां पढ़ेंगे। अनुच्छेद 109 में प्रक्रिया निहित है, धन विधेयक की प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में परिभाषा। ठीक है। विषय वस्तु के आधार पर अगला जो विधेयक पढ़ेंगे वो वित्त विधेयक होगा। और वित्त विधेयक की परिचर्चा अनुच्छेद 117 में की गई है। यहां भी हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 117 का खंड फर्स्ट और खंड थर्ड। ठीक है। अगला हम यहाँ विधेयक जो पढ़ेंगे 3 हो गए, चौथा हम एक पढ़ लेंगे। देख लो पहले आपका माइंड वर्गीकरण करे कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। अगला हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, यहां अनुच्छेद 368 पढ़ेंगे। संविधान से संबंधित, संविधान में संशोधन करना है तब भी तो विधेयक ला सकते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद में निहित है? 368 में। अगला पढ़ेंगे भाषा संबंधी विधेयक। भाषा संबंधी विधेयक अनुच्छेद 344। और एक और पढ़ेंगे छठा क्या है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, ये सभी विधेयकों को डिटेल में पढ़ेंगे। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114। अनुच्छेद 114। अब मेरी बात आप थोड़ा ध्यान से सुनो। मैं थोड़ा सरल कर दूं, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि सर जी अब हो क्या रहा है, या कहानी थोड़ी सी कठिन है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये हो क्या रहा है। तो देख लो, पेश किए जाने के आधार पर आप विधेयक पढ़ चुके हो। पेश किए जाने के आधार पर विधेयक सरकारी और गैर सरकारी हैं। दूसरा टाइप है विषय वस्तु के आधार पर, और विषय वस्तु के आधार पर विधेयक के निश्चित टाइप नहीं है। संविधान ने 6 प्रकार के विधेयकों की यहाँ पे परिचर्चा की है। लेकिन आपसे कभी प्रश्न पूछे कि विषय वस्तु के आधार पर विधेयक कितने प्रकार के हैं, पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इनके निश्चित प्रकार नहीं है। लगभग इतने विधेयक हम इसमें पढ़ेंगे। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, भाषा संबंधी विधेयक, विनियोग विधेयक। अब आप हुए होंगे कंफ्यूज कि सर जी अभी तो विधेयक था, अब इनके नाम भी हो गए, साधारण लग गया विधेयक के आगे, धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक, अब चक्कर क्या है? तो अब मेरी बात सुनो। आपको पता है ना कि विधेयक जब कानून बनेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, विधेयक जब कानून बनेगा तो संसद में आएगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना कि जब भी कभी विधेयक कानून बनने के लिए संसद में आएगा, अभी तो इतना पता है ना कि विधेयक आता है संसद में कानून बनने के लिए। भाई एक विधेयक है, और विधेयक शब्द जातिवाचक संज्ञा है। विधेयक जब भी संसद में कानून बनने के लिए आएगा तो ध्यान से सुनना, इन्हीं 6 विषय से संबंधित विधेयक होगा। या तो वो साधारण विधेयक होगा, या वो धन विधेयक होगा, या वित्त विधेयक, या संविधान, या भाषा, या विनियोग विधेयक। ये विधेयक होगा तो इस विधेयक का कोई ना कोई नाम जरूर होगा, बिना नाम के नहीं आएगा। अब विधेयक डेप्थ में पढ़ रहे हैं तो डेप्थ में जानिए चीजें कि यहां पर अगर कोई विधेयक संसद में कानून बनने के लिए आएगा तो उस विधेयक का कोई ना कोई नामांकन होगा। भाई यहां पे जैसे हम कह दें कि पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं, अब मनुष्य हैं तो उनके नाम होंगे ना। मनुष्य तो जातिवाचक संज्ञा है, एक जाति को रिप्रेजेंट करती है, एक जाति को सूचित करती है, एक जाति को प्रदर्शित करती है मनुष्य, है ना। अब मनुष्य के नाम रख दिए गए, किसी का नाम राहुल, किसी का रवि, किसी का रोहन, सोहन नाम है। ऐसे ही विधेयक एक जातिवाचक संज्ञा है। अब विधेयक संसद में आएगा तो इसका कुछ नाम रखेंगे ना। अब बताओ, आपने अपना नाम रख लिया, क्या विधेयक का नाम नहीं रखोगे? विधेयक बुरा मान जाएगा। भाई मेरा नाम नहीं रखा है, तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा ठीक है, विधेयक कहीं बुरा ना मान जाए, है ना। विधेयक को यहां एक इंसान समझिए।
विधेयक बुरा ना मान जाए, भैया मेरा नाम नहीं रखा, तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि विधेयक जब संसद में आएगा तो संसद में विधेयक इन 6 नाम से आएगा, इन 6 में से कोई एक नाम से आएगा। निश्चित है ये बात, विधेयक जब संसद में कानून बनने आएगी तो इन्हीं 6 में से कोई एक नाम से आएगा कानून बनने। या तो विधेयक तो होगा ही, या तो वो साधारण विधेयक होगा, या इसका नाम धन विधेयक होगा, या इसका नाम वित्त विधेयक होगा, या इसका नाम संविधान संशोधन विधेयक होगा, या इसका नाम भाषा संबंधी विधेयक होगा, या इसका नाम विनियोग विधेयक होगा। विधेयक तो होगा लेकिन इसका नाम जरूर होगा कुछ ना कुछ। अब आप कहोगे सर जी हम कैसे पहचानेंगे, हम तो जान लेंगे विधेयक है, पर हम पता कैसे करेंगे कि ये साधारण विधेयक है, कि ये धन विधेयक है, कि ये वित्त विधेयक है, इनमें से इसका नाम क्या है इस विधेयक का, हम कैसे जानेंगे? वो तो अच्छी बात है, हम सीख लिए हैं कि विधेयक है तो इनमें से कोई 6 नाम से आएगा, इन 6 नाम में से किसी एक नाम से ये संसद में कानून बनने आएगा, ये तय है। इन्हीं 6 में से जब भी भारत में कानून बनेगा तो इन्हीं में से विधेयक का इन 6 में से नाम में से एक नाम रखा जाएगा। देखो हमारे यहाँ किसी बच्चे का जन्म हो तो कुछ भी नाम रख सकते, मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, कोई लड़का है कोई लड़की है, किसी बच्चे का जन्म हुआ तो मेरी मर्जी हम कुछ भी नाम रखें, बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, हजारों लाखों अरबों ऑप्शन है, कुछ भी नाम रखें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, विधेयक संसद में कानून बनने के लिए आएगा तो ऑप्शन 6 ही हैं, इन्हीं 6 में से कोई एक नाम रख सकते हैं आप। इंसानों के नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, मेरे पास बहुत ऑप्शन है, कुछ भी नाम रख लें, लेकिन विधेयक का नाम इन्हीं 6 में से कोई एक रखेंगे। संविधान निर्माणकर्ता कहते हैं कि इन्हीं 6 में से कोई एक नाम का विधेयक ही संसद में आएगा। बात क्लियर है? नाम रख के हम इन्हें सदन में भेजेंगे कानून बनाने के लिए, भाई नाम रखें, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, बुरा ना माने इसलिए। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर जी हमें पता कैसे चले कि इनमें से इस विधेयक का नाम कब साधारण विधेयक होगा? भाई इन 6 में से कोई एक नाम होगा तो हम कब इसका नाम साधारण विधेयक रखें, कब हम इसका नाम धन विधेयक रखें, भाई कब हम इसका नाम वित्त विधेयक रखें, हम कब इसका नाम संविधान संशोधन विधेयक रखें, हम कब इसका नाम संविधान भाषा संबंधी विधेयक रखें? भाई ऐसा तो नहीं है कि हम हर बार मेरी मर्जी है वही नाम रख दें। तो आइए यही बात समझते हैं कि कब इसका नाम साधारण विधेयक रखा जाएगा, कब इसका नाम धन विधेयक। इन चीजों को सीख लो क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि साधारण विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है ना? है तो विधेयक ही, पर इसे कब साधारण विधेयक कहेंगे, इसे कब धन विधेयक कहेंगे, कब वित्त विधेयक कहेंगे, इसका नाम कब समय समय पर क्यों चेंज हो जाएगा? भाई ऐसा क्या लिखा होगा इस विधेयक में कि उसे साधारण विधेयक कह देंगे? कुछ तो लिखा होगा ना, एक कागज का टुकड़ा होगा, इसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा, और कुछ ऐसा क्या लिखा होगा कि उसे हम साधारण विधेयक कह दें, कुछ ऐसा क्या लिखा होगा कि उसे धन विधेयक कह दें, है ना? तो लिखावट के अनुसार ही इसका नाम होगा। तो सर जी क्या लिखा होगा? तो जान लो, साधारण विधेयक पढ़ते हैं डिटेल में, आज इसी को पढ़ लें तो बड़ी बात है। साधारण विधेयक, ध्यान रखना, इन बातों को एक बार निहार लो, ध्यान से देख लो। पहले साधारण विधेयक पढ़ेंगे, फिर अगले दिन धन विधेयक, फिर वित्त विधेयक, और ये क्रम से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज साधारण विधेयक पढ़ते हैं। आज हम लोग विषय वस्तु के आधार पर हेडिंग डालो, विषय वस्तु हेडिंग, और उसमें लिखो साधारण विधेयक। चित्र के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, साधारण विधेयक, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो विधायन चैप्टर में हम लोग कितने डेप्थ में पहुंच चुके हो, और आज नंबर है साधारण विधेयक का। हम एक बार टाइम देख लें कितना हुआ है, 19। ठीक है, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक, सर जी विधेयक का नाम कब साधारण विधेयक होगा? उससे पहले ये जान लो
कि साधारण विधेयक की परिचर्चा अनुच्छेद 107 में की गई। अनुच्छेद 107 को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि साधारण विधेयक क्या है। भाई जो विधेयक है उसका नाम साधारण विधेयक क्यों रखा जाए, तो अनुच्छेद 107 को पढ़ लेते हैं। पहले ये पढ़ो कि साधारण विधेयक का मतलब क्या है, ये साधारण विधेयक कानून बनते कैसे हैं। तो देख लो भाई, विधेयक कोई सा भी हो आएगा संसद में, चाहे वो साधारण हो, चाहे वित्त हो, चाहे धन हो, चाहे भाषा संबंधी विधेयक हो, चाहे विनियोग विधेयक हो, चाहे संविधान संशोधन विधेयक हो, कोई विधेयक हो, कानून बनने कहां आएगा, संसद में। तो अच्छा जान लो, ये है संसद। ध्यान से देखना, चित्र के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे। प्रश्न तो बहुत सिंपल पूछा जाएगा, हम पढ़ा लें फिर आपसे प्रश्न करते हैं। ध्यान से सुनना, ये संसद है और संसद का सदन है, ये लोकसभा है, और एक सदन होता है संसद का, राज्यसभा। इतनी बातें तो हम जानते हैं सर जी पहले से। अब मान लो कोई विधेयक है, ये है विधेयक, बहुत डेप्थ में हम लोग चीजों को पढ़ रहे हैं, बहुत डेप्थ में पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये विधेयक है और कैसा विधेयक पढ़ रहे हैं, साधारण, तो इसका नाम लिख लो, ये साधारण विधेयक है। अब ध्यान से सुनना, अब सिर्फ विधेयक नहीं पढ़ रहे, अभी तो सामान्यता पढ़ा था, विधेयक संसद में आएगा, पारित होगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, लेकिन अब साधारण विधेयक पढ़ रहे। भाई विधेयक का कोई ना कोई नाम होगा, तो उन 6 में से एक प्रकार का नाम हम रख लेते हैं। मान लो वो विधेयक साधारण विधेयक है, मान लेते हैं वो विधेयक साधारण विधेयक है। फिर हम बताएंगे कि इसका नाम साधारण क्यों रखेंगे और कब रखेंगे। मान लो यदि विधेयक साधारण विधेयक है तो हम क्या करें, तो साधारण विधेयक की एक खूबी है, चलो हम यहां एक चीज बना लेते हैं, यहां राष्ट्रपति है ना, साधारण विधेयक में यहां राष्ट्रपति को लिख लेते हैं, राष्ट्रपति, इनकी भी जरूरत पड़ेगी अभी, राष्ट्रपति। अब ध्यान से सुनो भाई, साधारण विधेयक कहां आएंगे, संसद में। तो साधारण विधेयक कानून बनने संसद में आएंगे। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं, चाहो तो लोकसभा में, चाहो तो राज्यसभा में। साधारण विधेयक ये संसद के किसी भी सदन में लाए जा सकते। सदन में क्या करने आएंगे, पारित होने आएंगे ना, किसी भी सदन में आएंगे। जिस सदन में पहले आएगा विधेयक वो कौन सा सदन कहलाएगा, वो प्रथम सदन कहलाएगा, और जिस सदन में विधेयक दूसरी बार जाएगा वो है द्वितीय सदन। मान लो साधारण विधेयक पहले लोकसभा में गया तो लोकसभा प्रथम सदन हो जाएगी, साधारण विधेयक पहले राज्यसभा में गया तो राज्यसभा प्रथम सदन। हमने यहां प्रथम द्वितीय डाल दिया, हमने मान लिया है कि यह विधेयक लोकसभा में आया होगा, पहले लोकसभा में आया तो लोकसभा प्रथम सदन है और राज्यसभा द्वितीय सदन। अगली बात सुनिए कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में से आने से पहले जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति की अनुमति लो। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि राष्ट्रपति जरा बताओ, हम साधारण विधेयक लेकर जा रहे हैं कानून बनाने के लिए, हम ले जाएं या ना ले जाएं। हम साधारण विधेयक अगर कानून बनने के लिए संसद में जा रहा है तो राष्ट्रपति से नहीं पूछेंगे, राष्ट्रपति से अनुमति की जरूरत है ही नहीं। बिना अनुमति के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाता है। पेश होने के बाद क्या होगा, यह विधेयक पारित होगा, लोकसभा में पारित होगा, और लोकसभा में पारित होने के बाद यह विधेयक राज्यसभा में आएगा और यह विधेयक राज्यसभा में भी पारित होगा। पारित होने की कंडीशन हमने बताई थी। पारित विधेयक कब माना जाएगा, जब उस पे 3 वाचन हो जाएं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन। कोई भी विधेयक कब पारित होगा, जब प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, है ना। 3 वाचन जब हो जाएं
3 बार विधेयक किसी सदन में पढ़ा जाए तो मान लिया जाता है विधेयक पारित है। विधेयक लोकसभा में पारित हो जाएगा, जब पारित हो जाए तो आगे भेजा जाएगा, राज्यसभा में भी पारित होगा। हमने कहा पारित होने का मतलब है कि विधेयक 3 बार उस सदन में पढ़ा गया होगा, प्रथम बार, द्वितीय बार और तृतीय बार। ये बातें तो आपकी क्लियर हैं, हम क्लियर करवा चुके हैं। जब 3 बार वाचन हो जाए, किसी सदन में विधेयक 3 बार पढ़ा जाए तो उस पढ़े जाने की प्रक्रिया को पारित होना कहते हैं। विधेयक लोकसभा में भी पारित हो गया, विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया। अब विधेयक कहां भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास। विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति को क्या अधिकार है कि वह हस्ताक्षर करे? अब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा। हस्ताक्षर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात सुन लो। कभी कभी क्या होगा कि जरूरी नहीं है राष्ट्रपति हस्ताक्षर करे। ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर जी, विधेयक राष्ट्रपति के पास पारित होके गया, क्या राष्ट्रपति बाध्य है हस्ताक्षर करने के लिए? नहीं, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु उसे 3 शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए गया तो राष्ट्रपति को यहां 3 शक्तियां हैं। राष्ट्रपति चाहे तो हस्ताक्षर कर दे, अनुमति कहते हैं हस्ताक्षर करना को। राष्ट्रपति 3 प्रकार से व्यवहार कर सकता है। ये विधेयक गया पारित होके, जिसका नाम साधारण विधेयक है, राष्ट्रपति के पास गया, बोले भैया हस्ताक्षर करो। तो संविधान ने राष्ट्रपति को यहां पर 3 अधिकार दिए हैं। अनुच्छेद 111 पढ़ाया है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों से संबंधित एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 111 आपने पढ़ा जरूर होगा। अनुच्छेद 111 का उपयोग राष्ट्रपति करता है। हस्ताक्षर करते समय राष्ट्रपति आर्टिकल 111 का उपयोग करता है। अनुच्छेद 111 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर जब हस्ताक्षर करे तो उसे 3 शक्तियां दी गई हैं। चाहे तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, अर्थात राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है उस विधेयक पर। चाहे तो राष्ट्रपति उस विधेयक को रोक सकता है, रोक सकता है। या तो हस्ताक्षर कर ले, हस्ताक्षर करे तो दूसरी शक्ति है कि राष्ट्रपति उसे अपनी जेब में रख ले, रोक ले, कुछ ना कहे, चुप हो जाए, इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। और चाहे तो राष्ट्रपति को एक और अधिकार दिया गया है, पुनर्विचार की शक्ति। पुनर्विचार की शक्ति। राष्ट्रपति को लगे ये विधेयक आया है तो पुनर्विचार का मतलब है राष्ट्रपति विधेयक को फिर से पढ़ने के लिए इन सदन में भेज सकता है। राष्ट्रपति कहेगा कि विधेयक को फिर से पढ़िए, राज्यसभा को भेजेगा और लोकसभा को, दोनों सदनों में से किसी एक को पहले भेजेगा, फिर दोनों सदन एक पढ़ के फिर दूसरे को भेजेंगी, फिर से पारित होगा और फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा। तो ध्यान रखना, जब भी संसद में साधारण विधेयक आए, साधारण विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर, किस पर? साधारण विधेयक लिखा है, साधारण विधेयक पर जरूरी नहीं है राष्ट्रपति हस्ताक्षर करे। हां, कर भी सकता है। हस्ताक्षर करने को कहते हैं अनुमति दे सकता है, दूसरे शब्दों में यही लिखा मिलेगा। अनुमति दे भी सकता है, अनुमति को रोक सकता है, अर्थात जेब में रखे, कुछ ना कहेगा, कुछ नहीं कहेगा राष्ट्रपति। और चाहे तो राष्ट्रपति को लगा कि चलो हम हस्ताक्षर तो कर देंगे, पर इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है, इस विधेयक में कुछ बातें गलत लिखी हैं, तो दोबारा से सदन को यह विधेयक भेजा जाएगा। जब राष्ट्रपति पारित विधेयक को दोबारा से पारित करवाने के लिए भेजता है तो इसी को पुनर्विचार कहते हैं। पुनर्विचार के लिए भेज देता है। अब ये दोनों सदन फिर से विधेयक को पढ़ेंगे और विधेयक को पढ़ने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। अब ध्यान से सुनना, पुनर्विचार से पारित विधेयक, पुनर्विचार से पारित विधेयक
पुनर्विचार से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। यदि विधेयक पुनर्विचार के लिए संसद में आया है, दोबारा से पढ़ने के लिए संसद में आया है, संसद ने दोबारा से पढ़ा, राज्यसभा लोकसभा ने पढ़ के फिर भेजा है, कहा कि अब महोदय राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया है विधेयक, अब हस्ताक्षर करिए, जो भी गलतियां थी हमने सुधार दी हैं, अब तुम हस्ताक्षर करिए। तो पुनर्विचार से पारित विधेयक पर अब ये नहीं चलेगा कि एक बार करेक्शन हो गया ना, पुनर्विचार हुआ है और राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए गया है तो राष्ट्रपति कह दे भैया कि हम क्या करें, फिर से वापस ले जाओ। ऐसा नहीं करेगा, ना तो वह रोक सकता है, ना फिर से पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ना रोक सकता है। अब क्या करेगा, अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो नोट में लिखना, प्रश्न पूछा जाता है, नोट में लिखना कि पुनर्विचार से पारित विधेयक पर क्या राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है? हाँ, क्योंकि बताओ जो गलती थी हमने सुधार दी है तो अब आपको बाध्य होना पड़ेगा। गलती हमने सुधार दी, अब गलती है नहीं इसमें, तो आप हस्ताक्षर करिए। तो संविधान कल्पना करता है, संविधान में इस बात का जिक्र किया गया है कि जब सदन में विधेयक पर पुनर्विचार हुआ हो, सदन में विधेयक जब दोबारा से पढ़ा गया हो, तो विधेयक, ऐसे विधेयक को पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। पुनर्विचार से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। सामान्यता क्या है? सामान्यता अगर कोई साधारण विधेयक है तो 3 प्रकार का राष्ट्रपति व्यवहार करेगा। अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, क्लियर है बातें? तो नोट में लिख लेना कि पुनर्विचार से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति साइन करने के लिए मजबूर है। 1 नंबर में कई बार प्रश्न बना है। आगे बात सुनिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बता दें, ये द्वितीय सदन है, प्रथम समझ तो आ ही रहा है आपको। ठीक है, ये बात लिख ली हो, इसको मिटा दें थोड़ा, क्योंकि यहां मुझे कुछ लिखना है, इसको मिटा देते हैं। लिख लिया होगा, इतना मिटा दें। देखो ध्यान से, राष्ट्रपति की पढ़ लिया। कभी कभी क्या होता है, अब थोड़े पहले की कंडीशन जान लो। कभी कभी विधेयक यहां पारित होता है लोकसभा में, और लोकसभा में विधेयक पारित होता है तो राज्यसभा कभी कभी 3 काम राज्यसभा भी कर सकती है। राज्यसभा 3 कार्य कर सकती है कभी कभी, या फिर राज्यसभा में विधेयक पहले आए तो लोकसभा, अर्थात द्वितीय सदन को 3 अधिकार दिए गए। द्वितीय सदन यहां पर कौन सा है? राज्यसभा। यदि राज्यसभा में पहले विधेयक आए तो द्वितीय सदन कौन है? लोकसभा। यहां पर द्वितीय सदन को 3 अधिकार दिए गए। यदि विधेयक प्रथम सदन में पारित हुआ है, मान लो लोकसभा में पारित हुआ है, तो राज्यसभा से कहा गया कि आप पारित करिए। तो राज्यसभा को पहला अधिकार है कि वह विधेयक को पारित कर सकती है, अर्थात विधेयक को स्वीकार कर सकती है। और क्या कहेगी राज्यसभा? ठीक है, दिख रहा है, ध्यान से सुनिए। तो राज्यसभा क्या करेगी? विधेयक को स्वीकार करें। भाई लोकसभा से विधेयक पढ़ के आया पारित होके, अब लोकसभा कहेगी हमने भैया पढ़ लिया है, पारित कर दिया है, अब तुम पढ़ो राज्यसभा से। तो राज्यसभा क्या करेगी? राज्यसभा जैसा विधेयक लोकसभा ने पढ़ा है तो लोकसभा ने कह दिया सही है, तो एक ये कंडीशन हो सकती है कि उसी बात पर राज्यसभा भी हाँ बोल सकती है, भैया जो तुमने कहा वो हमें भी ठीक लग रहा है, अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात से हम भी सहमत हैं, सेम सेम। तो विधेयक स्वीकार कर सकती है, लोकसभा की कही बात को राज्यसभा मान सकती है, पहला अधिकार। दूसरा, राज्यसभा संशोधन भी कर सकती है। राज्यसभा विधेयक में ऐसा संशोधन कर दे कि लोकसभा को वह पसंद ना आए। लोकसभा ऐसा संशोधन कर दे कि लोकसभा वह अस्वीकार कर दे।
ऐसे लिख लो, लोकसभा को वह बात पसंद ना आए, अर्थात लोकसभा उस बात को अस्वीकार कर दे। दूसरा अधिकार ये है, लोकसभा से कोई विधेयक आया, यहां पे लोकसभा बार बार हम क्यों यूज कर रहे, क्योंकि हमने इसको प्रथम सदन मान लिया है। ठीक है, आप राज्यसभा को भी प्रथम सदन मान सकते हैं। मान लो लोकसभा प्रथम सदन है, तो प्रथम सदन से कोई विधेयक आया। अब प्रथम सदन से कोई विधेयक आया है तो राज्यसभा क्या कर सकती है? पहली कंडीशन कि उसे स्वीकार कर सकती है, जैसा लोकसभा से आया उसी बात से सहमत हो सकती है। दूसरी कंडीशन यह है कि जैसा लोकसभा से आया है विधेयक, उसमें सुधार कर सकती है। राज्यसभा कहेगी कि भैया जो आपने पढ़ के भेजा है आपको ठीक लगा होगा, आपके अनुसार ये विधेयक सही होगा, साधारण विधेयक, मेरे अनुसार ये साधारण विधेयक सही नहीं है, हम तो इसमें संशोधन करेंगे, हम इसमें करेक्शन करेंगे, इसमें करेक्शन करने की जरूरत है। तो राज्यसभा संशोधन कर दे, और ऐसा संशोधन, भाई संशोधन कुछ अगर हमने कुछ गलती पढ़ा दी, उसमें गलत पढ़ा दिया, वो थोड़ा बहुत हो जाता है ना, इंसान की फितरत है गलती करना, तो कभी हो गई होगी गलती। अब आप कहोगे सर जी यहाँ गलती हुई है, यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लो, है ना, जैसे हमने अनुमति लिखा, कहीं हम ता पे मात्रा ना लगाएं, तो आप कहो सर जी अनुमति सही नहीं लिखा, इस पे मात्रा लगा दो, तो हम आपकी बात से सहमत हो जाएंगे, हाँ अच्छा आपने संशोधन किया है, अनुमति चलो ठीक है, इसमें मात्रा नहीं लगाई। लेकिन आप संशोधन ऐसा करो, आप कहो सर जी आपने अनुमति लिखा है, हाँ इस पे बड़ी की मात्रा लगाओ, तो क्या हम इस बात से सहमत हो जाएंगे? भाई भले ही हमने गलती की है, तो आप गलती को सुधारिए, लेकिन गलती को सही तो करिए। आपने गलती और बढ़ा दी, बड़ी की मात्रा लगा दी। वही बात यहां है कि संशोधन तो राज्यसभा करे, पर सही ढंग का संशोधन हो, जैसा संशोधन होना चाहिए। भाई जो गलती है वही संशोधन कर दो, कहीं उल्टी सीधी चीजें मत जोड़ दो। कहीं उल्टी सीधी आपने चीजें जोड़ दी तो होगा क्या कि लोकसभा को वो बात पसंद नहीं आएगी, है ना। तो राज्यसभा ऐसा संशोधन कर दे कि लोकसभा को वो संशोधन पसंद ना आए, ऐसा संशोधन कर दे। या फिर एक और कंडीशन है, ध्यान से सुनना, तीसरी, या फिर लोकसभा से कोई विधेयक आया है तो राज्यसभा 6 माह तक रखे रहे, 6 माह तक विलंब कर दे। विलंब कर दे, 6 माह तक विलंब कर दे। राज्यसभा को 3 अधिकार हैं, ध्यान से सुनना। राज्यसभा या तो स्वीकार कर सकती है ना, चाहे तो राज्यसभा यहीं पे एक और लिख लो, स्वीकार और अस्वीकार, अस्वीकार भी तो कर सकती है। अगली बात, राज्यसभा ऐसा संशोधन कर दे कि लोकसभा को वो संशोधन पसंद ना आए। और अगला तीसरा कि राज्यसभा 6 माह तक उस विधेयक पर विलंब कर दे। लोकसभा ने विधेयक भेजा है कि भैया राज्यसभा पारित करो, और राज्यसभा ने रख लिया है, और कितने दिनों तक? 6 दिनों तक, 6 माह तक, 6 माह तक रख लिया है, तो दिक्कत है। अब आप कहोगे सर जी तो ऐसा अगर राज्यसभा कर लेती है तो हो क्या जाएगा? संविधान के अनुसार यदि राज्यसभा ने इनमें से 3 बातें प्रयोग कर ली, कौन कौन सी? पारित कर ले तब तो ठीक है, अस्वीकार कर दिया या संशोधन कर दिया या 6 माह विलंब कर दिया, तो हम कहते हैं उस विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। इसके नीचे दिख रहा होगा, उस विधेयक पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? गतिरोध। राज्यसभा ने अगर इन 3 में से कुछ एक भी कर दिया, लोकसभा द्वारा भेजे गए विधेयक को अस्वीकार कर दिया, लोकसभा द्वारा भेजे गए विधेयक में ऐसा संशोधन कर दिया जिसे लोकसभा को पसंद ना आए, या फिर लोकसभा द्वारा भेजे गए विधेयक पर राज्यसभा ने 6 माह तक विलंब कर दिया, वो 6 माह तक रखे रहा, कोई जवाब नहीं दिया। यदि तीनों कंडीशनें, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन अप्लाई करती है राज्यसभा, इनमें से कोई एक शर्त को लागू करती है राज्यसभा, तो कहते हैं गतिरोध की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। गतिरोध का मतलब है विवाद, विवाद उत्पन्न हो जाएगा, झगड़ा, भाई लड़ाई ही तो होगी।
हमने कोई बात बड़ी मेहनत से लिखी है और आप कह दो ये गलत बात है, तो आपने लड़ाई वाले काम किए ना। लोकसभा ने कितनी मेहनत से विधेयक पारित किया है, तो आपने अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार छोड़ो, मान लो आपने ऐसा संशोधन कर दिया, संशोधन कर देते पर ऐसा करो जो हमें पसंद आए, हमने इतनी मेहनत से लिखा है, आपने उल्टा सीधा। या फिर आप 6 माह तक अपने पास रखे रहे। ये तीनों काम लड़ाई वाले हैं। संविधान की भाषा में कहते हैं गतिरोध की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। द्वितीय सदन जब इस प्रकार का व्यवहार करता है तो उस सदन में गतिरोध की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, और गतिरोध की अवस्था को विवाद कहते हैं। गतिरोध का मतलब है कि अब विधेयक रुक गया है, अब पारित कहां हो रहा है, विधेयक की प्रक्रिया रुक चुकी है, थम चुकी है, विधेयक की प्रक्रिया पर हस्तक्षेप हुआ है। और जब हस्तक्षेप हो, जब गतिरोध हो, तो हमने पढ़ाया है आपको, ध्यान से सुनना। जब विधेयक पर गतिरोध हो तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अगर लोकसभा कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाएगा? 108। संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाएगा? जब संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की अवस्था उत्पन्न हो जाए, जब संसद के दोनों सदनों में लड़ाई झगड़े हो जाएं। संसद के दोनों सदनों में लड़ाई झगड़ा क्यों होगा? क्योंकि यदि द्वितीय सदन किसी विधेयक को अस्वीकार कर दे, यदि द्वितीय सदन उस विधेयक में ऐसा संशोधन कर दे कि प्रथम सदन को पसंद ना आए, यदि द्वितीय सदन 6 माह तक उस विधेयक को अपने पास रखा रहे, प्रथम सदन ने जो बात बोली थी उससे सहमति व्यक्त ना हो द्वितीय सदन की, तो ये लड़ाई वाले काम है, ये गतिरोध वाले काम है। जब ये गतिरोध की अवस्था उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। कहेगा भैया इकट्ठी मीटिंग बुलाएगा, कहेगा लड़ाई झगड़ा मत करो, क्या बात है, आप सुलह कर लो, समझौता कर लो। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। बातें क्लियर हैं? बातें क्लियर हैं? एकदम बोर्ड भर गया है ना? देखिए ध्यान से, हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे और 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे और क्लास को समाप्त करते हैं। अब एक बात और सुनिए, ध्यान से सुनिए कि जो संयुक्त अधिवेशन हुआ है ना, संयुक्त अधिवेशन, पहली बात हमने नोट में क्या लिखाई थी कि पुनर्विचार से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। पुनर्विचार से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। अब नोट नंबर अगला लिख लो। पहला नोट लिखा होगा कि जो विचार हुआ है इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। दूसरा नोट लिखना, संयुक्त अधिवेशन से पारित विधेयक, यदि कोई विधेयक संयुक्त अधिवेशन से पारित हुआ है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। यदि कोई विधेयक संयुक्त अधिवेशन से पारित हुआ है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ठीक है? क्योंकि वह विधेयक संयुक्त अधिवेशन हुआ है, उस विधेयक पर गहनता से मीटिंग हुई है, दोनों सदनों ने विचार किया है। अब आप दोबारा से उस विधेयक पर पुनर्विचार नहीं कह सकते। तो संयुक्त अधिवेशन पर राष्ट्रपति को क्या अधिकार है कि वह पुनर्विचार के लिए ना लौटाए। चाहे तो हस्ताक्षर कर दे, चाहे तो रोक ले, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता संयुक्त अधिवेशन पर। ठीक है? अब सुनिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न कि साधारण विधेयक की परिचर्चा किस अनुच्छेद में है? आपको जवाब देना है अनुच्छेद 107। अनुच्छेद 107 में है साधारण विधेयक की परिचर्चा, ढूंढना पड़ेगा। देखो ये लिखा है
पूरा चित्र देखो, हर शब्द से एक क्वेश्चन है, जितने पॉइंट लिखे हैं एक एक क्वेश्चन है। एक विधेयक से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, हम आपको बना के दिखाते हैं। पहला प्रश्न, और हमेशा बनेगा, हाईलाइट कर लेना कि साधारण विधेयक की परिचर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 107। अगला प्रश्न, क्या साधारण विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में आते हैं? नहीं, ये लिखा है नहीं, साधारण विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है, बिना अनुमति के ही सदन में लाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, साधारण विधेयक किस सदन में सबसे पहले आएगा? तो चाहो तो लोकसभा, चाहो तो राज्यसभा। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि यदि साधारण विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया है तो हस्ताक्षर के लिए कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। क्या राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है? नहीं, राष्ट्रपति चाहे तो अनुमति दे दे, चाहे तो अनुमति को रोक ले, चाहे तो पुनर्विचार के लिए लौटा दे। फिर अगली बात बताई थी, यदि पुनर्विचार से विधेयक पारित किया गया है तो क्या राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है? हाँ, बाध्य है। पुनर्विचार से पारित विधेयक पर क्या राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है? हाँ, बाध्य है। फिर हमने कहा था कि सदन में एक चीज हो सकती है, प्रथम सदन यदि विधेयक को पारित कराता है तो द्वितीय सदन उसे अस्वीकार कर सकता है। यदि प्रथम सदन विधेयक को पारित कराता है तो द्वितीय सदन ऐसा संशोधन कर दे जो प्रथम सदन को पसंद ना आए। यदि प्रथम सदन किसी विधेयक को पारित करता है तो द्वितीय सदन 6 माह तक विलंब कर दे, 6 माह तक अपने पास रखा रहे। यदि तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन द्वितीय सदन करता है तो ऐसी कंडीशन लड़ाई की कंडीशन है, ये लड़ाई वाले कार्य कर दिए ना, और ऐसी लड़ाई की कंडीशन कहलाती है विवाद की, गतिरोध की अवस्था हो जाएगी। और गतिरोध की जब अवस्था हो जाएगी तो राष्ट्रपति तैयार है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा और संयुक्त अधिवेशन से विधेयक को पारित करवाएगा। संयुक्त अधिवेशन से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। संयुक्त अधिवेशन पर पारित विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अभी अभी लिखाया है, कंफ्यूज नहीं होना। संयुक्त अधिवेशन से पारित विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। हस्ताक्षर करने के लिए कब बाध्य है? पुनर्विचार से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो आप क्या करना, छाप लो, निहार लो इसे और अपने हिसाब से लिख लेना। अपने हिसाब से, हमने इतनी बार परिभाषाएं बोली हैं तो अपने अंदाज में लिख लेना। अब आप समझदार हो गए हो, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। साधारण विधेयक हम लोगों ने आज बहुत अच्छे से पढ़ा है। आज साधारण विधेयक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमें समय मिलेगा तो हम ऑफलाइन क्लास में आपको नोट प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, नोट्स आपको सब कुछ लिखा मिलेगा, आप अभी समझते रहिए। अगर नोट्स नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको, है ना, टेलीग्राम पे पीडीएफ इनकी जिस दिन पॉलिटी समाप्त हो जाएगी इनकी पीडीएफ से भेज देंगे। ठीक है, तो आपका साधारण विधेयक कंप्लीट है। कल पढ़ेंगे धन विधेयक, परसों पढ़ेंगे वित्त विधेयक, फिर विनियोग, संविधान संशोधन, भाषा संबंधी। तो चीजें डेप्थ में मिली ना सीखने को। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।